नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मनीष सिसोदिया की आज कुर्सी चली गई। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तभी से मनीष सिसोदिया दिल्ली में उप मुख्यमंत्री थे। करीब 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम ही नहीं थे, उनके पास 18 विभाग भी थे। और कहने को सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, लेकिन प्रैक्टिकली सीएम का सारा काम वही करते थे, क्योंकि केजरीवाल के पास तो कोई विभाग ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया का इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया है। जेल में बंद सत्येंद्र जैन भी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वो ऐसे जेल मंत्री थे जो खुद जेल में हैं। इस्तीफे की वजह बनी सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। मनीष सिसोदिया ने बड़ी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को ही खारिज कर दिया। ये खबर आते ही केजरीवाल को मनीष सिसोदिया का इस्तीफा करवाना पड़ गया। सिसोदिया भी सत्येंद्र जैन की तरह जेल में रहते हुए मंत्री बने रह सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले को लेकर हुई है। विजय नायर, जो मनीष सिसोदिया का करीबी है, जिसने 100 करोड़ की डील करवाई थी, वो सीबीआई की गिरफ्त में है। दिनेश अरोड़ा, जो दिल्ली का बड़ा शराब कारोबारी है, वो इन सब बातों को जानता था। मनीष सिसोदिया का काफी करीबी था, वो सरकारी गवाह बन गया है। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी दिनेश अरोड़ा ने ही खड़ी की है। सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। दिनेश अरोड़ा गवाह बन गया, जिससे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी संभव हो सकी। 100 करोड़ की डील कैसे हुई, इसको भी समझना जरूरी है। कैसे इसमें साउथ की लॉबी शामिल हुई। दिल्ली में जब नई शराब नीति बनी और लागू हुई, उस वक्त आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया थे। आरोप है कि नई शराब नीति में बदलाव के लिए दबाव साउथ इंडिया की लॉबी ने डाला था। इस लॉबी से डील कर रहा था विजय नायर, जो मनीष सिसोदिया का खास था। साउथ की लॉबी ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। शराब नीति में बदलाव करने के लिए साउथ की लॉबी ने होटल में दस्तावेज प्रिंट किया। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने सचिव को दस्तावेज सौंपा। जांच में सामने आया है कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए लिया गया, जिसके पर्याप्त सबूत जांच एजेंसियों के पास है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, जनता के हितों को ताक पर रखकर ईडी ने अपनी चार्जशीट में विजय नायर को मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों का काफी करीबी बताया है। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों पर हमलावर है। लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको जीएम से चेंज करा दो, और दक्षिण से उत्तर 100 करोड़ का मुनाफा ले लो। उप मुख्यमंत्री जेल में है, कोई क्रिमिनल, कोई जेब कतरा, कोई स्मगलर, वो कोई नए जेल में। 18 विभाग रखने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। हम तो हर जगह अर्जी लगाएंगे, हम तो सबसे ऊपर भगवान के यहां भी अर्जी लगाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं पहले लोअर कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। हम तो सबसे ऊपर भगवान के आगे अर्जी लगा रहे हैं रात से कि भगवान कुछ करे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हम करेंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी भगवान भरोसे है? देखिए, पूरी दुनिया भगवान भरोसे है, और ये जो मान ले वही उसी का कल्याण है जल्द से जल्द। जो नहीं मानता उसको नहीं पता चलता। उम्मीद है हाई कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल उम्मीद है, हाई कोर्ट से उम्मीद है, ईश्वर से भी उम्मीद है। सीबीआई के रिमांड कॉपी के मुताबिक शराब घोटाले में कॉपी है, उसमें 15 आरोपियों के नाम हैं, जिसमें आरोपी नंबर 1 डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज की तो 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया समेत घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों के ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें केस से जुड़े अहम दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस इकट्ठा किए गए थे। अभी हाल ही में पिछले महीने 14 जनवरी को भी सीबीआई के अधिकारी सिसोदिया के दफ्तर पर
केस से जुड़े कागजात लेने पहुंचे थे। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके मुताबिक 36 आरोपियों ने मई से अगस्त 2022 तक 170 मोबाइल का यूज किया और उन्हें नष्ट कर दिया। ईडी ने 17 फोन बरामद किए, हालांकि उसमें भी डेटा को डिलीट कर दिया गया था। अकेले सिसोदिया ने अगस्त और सितंबर 2022 के बीच 18 मोबाइल हैंडसेट और 4 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था और नष्ट कर दिया। घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई मनीष सिसोदिया से इन्हीं सब सवालों का जवाब चाहती है। सीबीआई अपना काम कर रही है। केस रेज किसने किया है? चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के एलजी ने। उन्होंने कहा कि ये बड़ा घोटाला हुआ है और वो घोटाला को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तुरंत ये लोग जिस पॉलिसी को वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसी बोलते थे वापस करके समेट के चल दिए। लेकिन तब तक बहुत सारी भ्रष्टाचार के कार्य हो चुके थे। बाद में जब जांच एजेंसी आगे बढ़ती है तो पता चलता है इनके पास से 13 ऐसे मोबाइल पकड़े गए हैं जो किसी और के नाम से है, लेकिन उसको ऑपरेट मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं। 14 ऐसे मोबाइल हैं आए हैं इस जांच में जो इन लोगों ने कूच कूच करके उसको नष्ट कर दिया है, उसके सिम को जला दिया है। और ये सब कुछ करने के बाद जब पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलेंगे आई डोंट नो। तो ऐसा ये तो सीधे सीधे अपराध को स्वीकार करने वाली बात है। और एक लंबी जांच के बाद सीबीआई ने, जो स्वायत्त है, स्वतंत्र है, और ये हम पॉलिटिकल वेंडाटा वाले लोग ही नहीं हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो अपराध किया वो कितना भी बड़ा आदमी हो उसकी जांच होनी चाहिए। और लगभग 8 महीने की जांच के बाद वो गिरफ्तार हुए हैं। नई शराब नीति ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत और जेल में बंद सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दफ्तर से जो कंप्यूटर जब्त किया है उसमें शराब नीति वाला ड्राफ्ट मिला। कंप्यूटर की फॉरेंसिक जांच की गई। जांच से पता चला कि व्हाट्सएप से कंप्यूटर पर एक फाइल भेजी गई थी। फाइल में 15 मार्च 2021 का जीओएम का ड्राफ्ट नोट मिला। जांच एजेंसियों का कहना है कि नई शराब नीति को जानबूझकर लीक किया गया। मकसद था शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाना। हमारे लिए ये मुद्दा केवल एक भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे लिए ये मुद्दा दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और भावुक भी हैं। इसे मैं, और वो कितना खतरनाक खेल है, आप सबको वो शायद मशहूर पंक्ति याद होगी जो शराब के लिए कही जाती है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता है, वैसे जन्मदिन के दिन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए, इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे। दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ जांच एजेंसियां कई महीनों से जांच कर रही हैं। आरोपों के घेरे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले थे, क्योंकि जब आबकारी नीति बनी तब आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ही थे। लेकिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले जांच एजेंसियां सब कुछ पुख्ता कर लेना चाहती थी। पूरे शराब घोटाले में सबसे अहम मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी रहे सी अरविंद के वो बयान हैं। ईडी ने सी अरविंद के बयान दर्ज किए और उनसे लंबी पूछताछ की, लेकिन सीबीआई ने इससे भी 2 कदम आगे जाकर सी अरविंद के 164 के तहत बयान जज के सामने करवा दिए, जिससे वो बाद में मुकर ना सके। सबसे खास बात ये रही कि 164 के इन बयानों को सीबीआई ने पूरे तरीके से सीक्रेट रखा। सी अरविंद ने दोनों जांच एजेंसियों को साफ बता दिया कि नई आबकारी नीति बनाने में उनके ऊपर मंत्री मनीष सिसोदिया का भारी दबाव था। कैसे ये नीति बनानी है उसकी एक एक डिटेल खुद मनीष सिसोदिया ने दी। कैसे ये मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% करना है। ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसके तार तेलंगाना तक जुड़े हैं।
आरोपों के घेरे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी है। पूरे घोटाले में साउथ की लॉबी बताई जा रही है। कैसे, उसे भी समझिए। शरत रेड्डी, के कविता, मगुंता श्रीनिवासुलु, ये वो साउथ की लॉबी है जिसने दबाव बनाकर दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करवाई। दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से डील कर रहा था विजय नायर, जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी है। साउथ की लॉबी ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए। ये बात ईडी की चार्जशीट में है। जांच एजेंसियां 100 करोड़ रुपए कहां गए, इसकी भी जांच कर रही हैं। बीजेपी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर भी हमलावर है। और 100 करोड़ रुपए मिले, ये तो पूरे मीडिया में चर्चा है। हम क्या बोल रहे हैं अपनी से। और आज मैंने मीडिया में एक और रोचक बात देखा है। जो दक्षिण भारत के ग्रुप बैठे हुए थे एक होटल में, वहां से जो उन्होंने फोटोकॉपी करके उनके एक सहयोगी को दिया, उन्होंने इसी पॉलिसी को बनाओ, और उसका नंबर वही था कागजों का जो नंबर होटल के फोटोकॉपी का था। और फिर आपके एक ग्रुप ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं ठीक है, ये भी बदलाव कर दीजिए, तो भी भेज दिया गया। हम मेरिट पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम सीधा कह रहे हैं सीबीआई ने क्या आरोप लगाया है, उसके क्या एविडेंस आए हैं। एविडेंस डिजिटल है, एविडेंस फिजिकल है। देयर इज डिजिटल एविडेंस एंड देयर आल्सो फिजिकल एविडेंस। दिल्ली में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो हंगामा महाराष्ट्र तक हुआ। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सीधे इल्जाम लगा दिया जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। जैसे ही सिसोदिया की गिरफ्तारी, उद्धव ने फौरन कह दिया कि 2024 के लिए सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि 2024 देश का आखिरी चुनाव है। तिकडे जे त्यांनी केलेलं आहे, आज किती वर्ष झाली वाद सुरू आहे, पण तो वाद सुरू असल्यानंतर त्यांनी रामविलास पासवानच्या मुलाला एक चिन्ह दिलेलं आहे आणि त्याच्या काकाला एक चिन्ह दिलेलं आहे। हे देऊन ते शांत का बसले? कारण दोन्ही गट हे भाजपासोबत आहेत। हे दोन्ही भाजपसोबत आहेत। तुमच्या सोयीने जर का सगळं करणार असाल तर ही हुकुमशाही देशामध्ये सुद्धा आता एकजूट व्हायला लागलेली आहे। परवा केजरीवाल येऊन गेले, त्याच्या आधी ममता बॅनर्जींचा फोन होता, नितीश कुमारांचा फोन होता, आणखीन येत आहेत। पण जे मी म्हटले ते आता सगळ्यांना पटायला लागले की जर आता आपले डोळे उघडले नाहीत तर 2024 ची लोकसभेची निवडणूक ही कदाचित या देशातली शेवटची निवडणूक असेल। आपल्याला ठरवायचंय। कारण कपिल सिब्बल जे बोलले फार महत्वाचं बोलले। कपिल सिब्बलने ते सगळ्यांनी तुम्ही बघितलं असाल, ते म्हणाले मी इकडे उभा आहे, मी जिंकेन किंवा हरेन, मी त्याच्यासाठी उभा नाही, पण मी या देशातलं संविधान वाचवायला आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी उभा आहे। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तब सरकार ने अप्रैल 2021 में सुपरमार्केट में वाइन बेचने के लिए अनुमति देने की घोषणा की। लोगों के सुझाव मांगे थे। विपक्ष के भारी विरोध के बाद फैसले पर अमल नहीं हो सका। अब शिंदे गुट के सांसद उद्धव पर कटाक्ष कर रहे हैं। केजरीवाल और उद्धव की मुलाकात पर प्रहार कर रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो कहा तो उनके पार्टी के लिए ये सही बात है कि उनके लिए 2024 की आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद में वो पार्टी चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगी। रही बात, उन्होंने पूरे देश के ऐसे जो भ्रष्टाचारी सरकारें हैं, भ्रष्टाचारी राजनेता है, वो सबको एक जगह लेके ये लोकशाही की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने शराब के ठेके दिए, खुले बाजार में शराब बेचने की परमिशन दे दी, और सुपरमार्केट में भी इन्होंने शराब बेचने की, किराना दुकान पे भी, जो हमारे देहातों में छोटी छोटी किराने दुकान होती है, उन पर भी इन्होंने शराब बेचने के लिए इन्होंने कानून लाया। ये शराबी लोगों के साथ देने वाले ये लोग हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।